तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो इस क्लास में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाली है, तो आपकी ग्रुप डी की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ एसएससी की एग्जाम चल रही है और अन्य जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि आपको पता होगा सीडीएस, ठीक है ना, एनडीए, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से लगातार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर जो आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो ज़रूर आपको ये देखना चाहिए, 10th बोर्ड के हो या फिर 12th बोर्ड के हो तो भी आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एंड हम टू द बेसिक यहाँ पे बात करेंगे सारे बेसिक्स के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं दोस्तों किसके साथ, कंसेप्ट के साथ। तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स में हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सीधा सर्च करिए कंसेप्ट ऑफ साइंस। बोर्ड के स्टूडेंट बोर्ड वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड बाकी लोग कंसेप्ट ऑफ साइंस को ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स में लगातार देते रहता हूँ। यही बात करते हैं दोस्तों, तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही करीब है 10 के सब्सक्राइबर के, तो उम्मीद है आप सब मिल करके हमें जल्दी से 10 के उस पार पहुंचा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, द फंक्शन ऑफ टंग इज टू। तो देखिए हमारे शरीर में जो बात किया जाए माउथ के पास हम देखते हैं तो हमारे पास टंग है, तो टंग का रियल फंक्शन आखिर होता क्या है। तो टंग का फंक्शन यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन, हेल्प इन द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, यानी कि हमें किसी भी खाना को निगलने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो होता ही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। तो देखिए हमारा फूड जो भी हम लेते हैं उसको च्यू करने के बाद, चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स करने में हमारा बहुत ही हद तक मदद करता है दोस्तों टंग की अगर जो हम बात करते हैं तो ये भी यहाँ पे सही, क्योंकि टंग जो रहता है वो एक, जिसके हम जानते हैं ना, हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं छोलनी या फिर छनोटा, तो पलटने में काम आता है, फूड को अच्छी तरह से मिक्स करने में, पलटने में काम देता है कौन दोस्तों, टंग। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्प इन स्पीकिंग, तो जाहिर सी बात है टंग है, इसके कारण ही हम स्पीक कर पा रहे हैं। अगर जो टंग को काट दिया जाएगा दोस्तों तो स्पीक यहाँ पे इंसान कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा ऑप्शन डी यानी कि ऑल दी अबव हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में दोस्तों देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस दैट लैक्स एंजाइम बट ए डाइजेशन इज। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है वन ऑफ द, ऐसा कोई डाइजेस्टिव जूस है, ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके पास किसी प्रकार के इंजाइम्स नहीं है लेकिन वो डाइजेशन में मदद करता है। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों हमारा बाइल। बाइल के बारे में बात करें दोस्तों तो बाइल हमारा लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। बाइल जूस लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। एंड ये बाइल जूस जाकर के दोस्तों लीवर के, जब बात करें सपोज दैट कि ये लीवर है तो लीवर के नीचे एक छोटा सा पाउच बना हुआ रहता है, इस पाउच का नाम है दोस्तों क्या, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। तो इस पाउच में जाकर के दोस्तों बाइल जूस क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड रहता है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, क्या, बाइल। तो बाइल कहाँ स्टोर रहता है, बाइल स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। जब स्टोमक को जरूरत पड़ेगी तब यहाँ से बाइल जूस गॉल ब्लैडर से हमेशा रिलीज होते रहता है जब जरूरत पड़े उसके अनुसार। दोस्तों यहाँ पे बता दें बाइल जो होती है, बाइल के फंक्शन के बारे में हम बात करें तो बाइल यहाँ पे फैट की डाइजेशन में बहुत प्रकार से हेल्प करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल है, द लार्जेस्ट चैम्बर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट इज। तो रूमिनेंट एनिमल मतलब जानते हैं दोस्तों जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं, काऊ हो गए, ठीक है ना, इन सारे एनिमल में लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है। तो देखिए अब जो बात करें हम काउस की, यानी कि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं तो उनमें लार्जेस्ट चैम्बर जो होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, वो रूमेन होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, रूमेन होता है। रूमेन में क्या होती है, जब भी कोई फूड जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर स्टोमक की रूमेन पे ही होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेवरल कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, रूमिनेंट एनिमल में सेवरल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इंसानी शरीर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन रूमिनेंट एनिमल सेलुलोज को डाइजेस्ट आसानी से कर सकते हैं, सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन कर पाता है दोस्तों, रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट्स डाइजेस्ट, लेकिन किसके मदद से करते हैं दोस्तों, इनके पास एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इनके बात किया जाए गट में स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं दोस्तों, सेलुलोज का ब्रेक डाउन में मदद करता है, किसमें, रूमिनेंट एनिमल्स पे, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको पूछ दिया जाए कि कुछ बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए तो आप ये बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखिएगा। रूमिनेंट से ही इसका नाम है दोस्तों रूमिनोकोकस, ठीक है ना। तो अदर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सेलेनो
सेलेनोमोनस। तो ये दो बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट होती है रूमिनेंट एनिमल के गट में, रूमेन में प्रेजेंट होती है, जो कि सेलुलोज को दोस्तों तोड़ने में मदद करता है और बना देता है क्या, ग्लूकोज। तो अच्छे से याद रखिएगा, सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे इंसानी शरीर में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। लेकिन बात किया जाए रूमिनेंट एनिमल में, तो उनके गट में यानी कि उनके स्टोमक में प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया जैसे कि रूमेनोकोकस और सेलेनोमोनस। ये दोनों बैक्टीरिया मिलकर के सेलुलोज का ब्रेकडाउन में मदद करता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल यहाँ पे हमारा कहा जा रहा है गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस एफिशिएंटली। तो देखिए गैस्ट्रिक डाइजेशन के बारे में बात किया जाता है, यानी कि बात की जाए तो दोस्तों स्टोमक के बारे में बात की है। स्टोमक में जो डाइजेशन होती है वो कौन से मीडियम में होती है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, स्टोमक में जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक को हम बोलते हैं ना दोस्तों जे सेपरेट, जो हमारे स्टोमक है, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों HCl। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इनके सेल्स के द्वारा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो और हमको पता है स्टोमक के लाइनिंग किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? इसके लाइनिंग में म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। म्यूकस के होने के कारण ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक को किसी प्रकार का डैमेज नहीं दे पाता है। तो एसिड यहाँ पर रहता है, मीडियम जो रहती है दोस्तों पूरे प्रकार के एसिडिक मीडियम रहती है, ठीक है ना। और यहीं पे गैस्ट्रिक डाइजेशन आसानी से हो पाता है। आसानी से क्यों हो पाता है? यहाँ पे गैस्ट्रिक बात की एसिडिक ही क्यों है दोस्तों? हमें पता है यहाँ पे जो हमारे बात किया जाए जो हमारी प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है दोस्तों पेप्सिन, ठीक है ना। तो पेप्सिन अगर जो हमें देखा जाता है दोस्तों, पेप्सिन स्टार्टिंग दौरान में यानी कि अर्ली स्टेज में पेप्सिन नहीं रहता है, पेप्सिनोजेन रहता है, पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन जैसे स्टोमक में आता है दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंट में पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, ठीक है ना। और यही पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है दोस्तों? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। तो यही कारण है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिडिक मीडियम होने का आवश्यकता इसलिए पड़ता है। गैस्ट्रिक डाइजेशन जो होती है एसिडिक मीडियम में इसलिए हो पाती है क्योंकि पेप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, कौन से मीडियम? एसिडिक मीडियम में, यानी कि HCl के प्रेजेंट में पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और यही पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर जो HCl मीडियम नहीं रहेगी तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन के डाइजेशन भी नहीं हो पाएगी। तो अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स इन। फूड्स की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? तो हमको पता है दोस्तों माउथ में जैसे हम चबाना स्टार्ट कर देते हैं तो फूड की डाइजेशन वहीं पे होने लगती है, क्योंकि हमको पता है माउथ के पास कौन सा ग्लैंड है दोस्तों? सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है माउथ के जस्ट ऊपर के बारे में बात करते हैं, सलेवरी ग्लैंड। ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं जिसकी आपको पता होगा एमाइलेज, ठीक है नहीं, और एक और एंजाइम रिलीज करता है दोस्तों जिसका नाम है टाइलिन। तो ये काफ़ी कम मात्रा में रिलीज होता है, लेकिन टाइलिन जो होता है ये दोस्तों ये डायरेक्टली स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एमाइलेज की बात करें दोस्तों तो ये कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है ना। तो ये जो एमाइलेज जो होती है दोस्तों माउथ में जैसे हम फूड को च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं तो सलाइवा से सलाइवरी एमाइलेज रिलीज हो जाता है और ये एमाइलेज फूड की थोड़ी बहुत डाइजेशन लगभग वहाँ पे अच्छे प्रकार से च्यू करने के कारण कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगता है च्यू करने के दौरान। एमाइलेज भी दोस्तों काफ़ी हद तक यहाँ पे डाइजेशन थोड़ी सी स्टार्ट कर देता है। अब देखिए एमाइलेज जो एंजाइम है एक तो ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगी एंड नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों तो पैनक्रेटिक एमाइलेज भी होती है जो पैनक्रीज से रिलीज होती है, पैनक्रेटिक एमाइलेज। तो एमाइलेज दो बार रिलीज होगी, एक होगा सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगी, एक होता है पैनक्रेटिक एमाइलेज जो कि पैनक्रीज से रिलीज होगी। एंड बात किया जाए दोस्तों फुली डाइजेशन जो होती है दोस्तों वो पैनक्रेटिक एमाइलेज ही करती है, ठीक है। पैनक्रेटिक एमाइलेज ही क्या करती है दोस्तों? स्टार्च की और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्या करती है डाइजेशन करने में पैनक्रेटिक एमाइलेज ही पूरे प्रकार से काम में आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा, दो प्रकार की एमाइलेज रिलीज होती है, एक सलाइवरी एमाइलेज, एक पैनक्रेटिक एमाइलेज। पैनक्रेटिक एमाइलेज की बात करें तो ये पूरे प्रकार से डाइजेशन पूरे प्रकार से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट की यही करती है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज हल्का फल्का थोड़ी बहुत माउथ में डाइजेशन करवा देती है। तो डाइजेशन जो स्टार्ट होती है माउथ से स्टार्ट होती है। आइए दोस्तों अगला सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं, द फैट डाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय। फैट की डाइजेशन किसके द्वारा फैसिलिटेट की जाती है? यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें जिसके हमने अभी भी आपको बताया था कि बाइल कहाँ पे स्टोर रहती है दोस्तों? बाइल स्टोर हमारा रहता है गॉल ब्लैडर में और प्रोड्यूस कहाँ से होती है दोस्तों? लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है बाइल जूस और रहता है कहाँ में? गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर। तो बार बार ये मैं कह रहा हूँ अच्छे से याद रखिए, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है और रहती है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। तो जब जब जरूरत पड़ती है स्टोमक में तब बाइल जूस रिलीज कर देती है दोस्तों। बाइल जूस की हम बात करें तो ये एक तरह का फैट की डाइजेशन में मदद करता है। तो अच्छे से याद रखिए किसके डाइजेशन में मदद करता है? फैट की। यानी कि हम बात करें कॉम्प्लेक्स जो हमारी फैट होती है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फैट में बात किया जाए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स फैट को तोड़ने का काम करता है किसमें? सिंपलर फैट में, सिंपलर
फैट में। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट जाता है दोस्तों सिंपलर मॉलिक्यूल में। किसकी मॉलिक्यूल? फैट की मॉलिक्यूल। जब फैट की ब्रेकडाउन होती है ना दोस्तों, तो फैट की ब्रेकडाउन होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों, जिसे याद रखिएगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटे। तो इमल्सिफिकेशन यानी एक वर्ड है, इसको अच्छे से आप याद रखिए। फैट की डाइजेशन को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स फैट यहाँ पे सिंपलर फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी मदद से? बाइल जूस की मदद से। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हमारे बॉडी के लिए है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में दोस्तों हम बात करें, देखिए पूरे प्रकार से फैट की डाइजेशन नहीं करती, बस ये क्या करता है दोस्तों, एक तरह का हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है फैट की डाइजेशन में, ठीक है ना। बाइल जूस अच्छे से याद रखिएगा। आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जो बाइल यानी कि गॉल ब्लैडर में दोस्तों, गॉल ब्लैडर जो लीवर के नीचे पाउच है उसके पास कुछ छोटे छोटे स्टोन डिपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह जब हो जाते हैं तो उनका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को डिटैच यानी कि वहाँ से हटा लिया जाता है। तो उस कंडीशन में भी डाइजेशन होती है, लेकिन फैट की डाइजेशन में थोड़ी सी मुश्किल यानी कि थोड़ी सी जो हेल्प ये कर पा रही है वो हेल्प नहीं कर पाती, थोड़ा सा दिक्कत जरूर आ जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए अगले सवाल की तरफ हम देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज। तो फैट की डाइजेशन की एंड प्रोडक्ट क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, फैट जो होता है ये दोस्तों लाइपेज की मदद से, ठीक है ना, लाइपेज एंजाइम की मदद से फैट टूट जाता है हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। किसमें टूट रहा है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है? फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड को हम करेक्ट करेंगे। तो फैट किस में टूटता है दोस्तों? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अच्छे से इस चीज को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है इनर लाइनिंग ऑफ गट स्टोमक एंड लीवर इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो स्टोमक की दोस्तों हम बात करते तो 3-4 पार्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की या फिर लिवर की, किस चीज की बनी होती है? गट की। तो दोस्तों ये बना होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। तो अच्छे से याद रखिए किसकी बनी होती है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रख के चलना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे देखिए लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ। कहा जा रहा है एक लुब्रिकेंट होती है जो म्यूसिन पाया जाता है दोस्तों, किसके अंदर? सलाइवा के अंदर। लुब्रिकेंट यानी कि एक तरह की बात किया जाए फूड को फैसिलिटेट करता है, स्लिपरी प्रोवाइड यानी कि लुब्रिकेंट मतलब समझते हैं एक तरह का ग्रीस की तरह काम करे, यानी कि बात किया जाए फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देना पूरे प्रकार से, है कि नहीं। तो फूड जो जाएगी इसी की मदद से आसानी से स्लिप होकर के आराम से ट्रांसफर हो पाएगी फूड, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जाए म्यूसिन जो रहती है वो किस चीज़ की बनी हुई रहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो लुब्रिकेंट म्यूसिन जो होती है सलाइवा में, या फिर आपको यही म्यूसिन को दोस्तों, यही म्यूसिन का बना होता है क्या? म्यूकस। तो अच्छे से याद रखिएगा। तो म्यूसिन जो पाई जाती है किसके अंदर? म्यूकस के अंदर। जो म्यूसिन पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा जाए ड्यूरिंग डाइजेशन द लिम्फेटिक of the intestine become filled with the fat globules which give white color to the lymph. The lymph is known as। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत ही प्यारा सा सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि डाइजेशन के दौरान लिम्फेटिक जो इंटेस्टाइन जो होती है वो फैट ग्लोबुल की बात किया तो एक व्हाइट कलर का लिम्फ प्रोड्यूस करवा देती है, ठीक है ना। तो उस लिम्फ को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस लिम्फ को कहा जाता है काइल। तो अच्छे से याद रखिए क्या कहा जाता है? काइल। तो काइल एक तरह की मिल्की बॉडीली है, यानी कि एक तरह का मिल्की फ्लूइड है। क्या है दोस्तों? एक तरह का मिल्की फ्लूइड, ठीक है ना। ये क्या है? मिल्की फ्लूइड है, क्लियर है। तो जो फैट की इमल्सिफिकेशन होती है उसमें ये हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से इस चीज को आप याद रखिएगा। कहा जा रहा है सब म्यूकोसा इज द थिकेस्ट इन। सब म्यूकोसा दोस्तों बात की जाए तो ये लेयर है हमारे, बात की जाए तो देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईसोफेगस जो हमारा है। ईसोफेगस जो होती है दोस्तों इसमें काफ़ी सारे लेयर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला लेयर हमारा होता है दोस्तों म्यूकोसा, ठीक है ना। म्यूकोसा का बाद दोस्तों हमारा होता है सब म्यूकोसा। ये सारे हम लेयर के बारे में बात करें, सब म्यूकोसा। तो ये सारे लेयर है हमारे ईसोफेगस की बात किया जाए, ठीक है ना। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और यही हम बात करें दोस्तों सेरोसा। सबसे आखिरी वाला लेयर हमारा किसका रहता है? सेरोसा का बना हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है सब म्यूकोसा, यानी कि सब म्यूकोसा सबसे ज़्यादा मोटा, सबसे ज़्यादा थिक कौन से रीजन में रहता है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखें, ये होता है हमारा ईसोफेगस के पोर्शन में। तो दोस्तों ईसोफेगस की हम बात करें, सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ होता है? ईसोफेगस के पोर्शन में। तो दोस्तों हमारे एलिमेंट्री कैनल की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनल,
ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनल का ये 4 लेयर होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। तो इसमें इसोफेगस वाली जो पोर्शन होती है दोस्तों, इसोफेगस में सब म्यूकोसा सबसे ज़्यादा थिक पाई जाती है। हमारी एलिमेंट्री कैनल की साइज आपको पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा 9 मीटर। ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन सलेवरी ग्लैंड। ह्यूमन की यहाँ पे कहा जाए सलेवरी ग्लैंड बहुत सारे हैं जो सलाइवा रिलीज करती है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन की सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। तो हम पैरोटिड जानते हैं दोस्तों, ह्यूमन में पाया जाता है। सब मैक्सिलरी भी ह्यूमन में पाया जाता है। सब लिंगुअल भी हमारे ह्यूमन में पाया जाता है। लेकिन इंफ्रा ऑर्बिटल बात की जाए दोस्तों, तो ये किसी भी प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। बात किया जाए दोस्तों तो ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों इसके बारे में। तो इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है ना, इंफ्रा ऑर्बिटल इसका पूरा नाम होता है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ये क्या होता है दोस्तों, हमारे मैक्सिलरी बोन जो होती है, मैक्सिलरी। तो देखिए इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो होती है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है, मैक्सिलरी बोन के ओपनिंग में पाई जाती है। हम बात करें हमारी जो आईज होती है दोस्तों, फिर यहाँ पे हमारी नोज होती है, तो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार की जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन की बात की जाए तो इसकी पोजीशन यहाँ कहीं होती है। तो अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड ये सारे के सारे हमारे बात की जाए तो ग्लैंड की पार्ट है। ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे देखिए डाइजेशन है। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन से हम क्या समझते हैं। डाइजेशन में बात करें दोस्तों, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जी हाँ एब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। कहाँ पे होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहाँ होती है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, वाटर की, और साथ ही साथ सॉल्ट की भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ही होती है। एंड अगेन हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो फूड के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हम अच्छे प्रकार से जाते हैं। डाइजेशन जो हमारा होता है पूरे प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है डिओडेनम। तो यहाँ पे डाइजेशन पूरे प्रकार से होती है। एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की बाकी दोनों पार्ट, यानी कि जियोजेनम और इलियम। ठीक है ना। जियोजेनम और इलियम में दोस्तों बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन होती है दोनों पार्ट में। ठीक है ना। ऐसा एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, क्योंकि हमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो जियोजेनम और इलियम वाली पार्ट है उनके पास कुछ इस प्रकार की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाती है। एंड इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को दोस्तों क्या कहा जाता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है वेली। तो वेली जो होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के कारण एब्जॉर्प्शन को काफ़ी प्रकार से बढ़ा देती है। तो अच्छे से याद रखिएगा। कन्वर्शन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल इनटू डिफ्यूजिबल, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स फूड को दोस्तों यहाँ पे सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि डाइजेशन आराम से हो पाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एब्जॉर्प्शन वाटर हो रही है डाइजेशन में, है कि नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही है, कन्वर्शन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल इन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि आप याद रखिए इस ऑप्शन का नाम ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी को। ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है, ऑल ऑफ द अबव आप करिएगा। ठीक है ना। अगर जो इस ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं, अगर जो ऑप्शन आपका नॉन ऑफ द अबव भी रहेगा, नॉन ऑफ द दीज ही रहेगा, तो आप ऑप्शन सी को करिए, क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में हो जाती है। एब्जॉर्प्शन तो उसके अंदर का पार्ट है। ठीक है ना। तो अगर जो नॉन ऑफ दीज दिया रहेगा तो ऑप्शन सी को आप करेंगे। एंड अगर जो ऑल ऑफ द अबव दिया रहेगा तो ऑल ऑफ द अबव को करेंगे। तो अगले सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है एनिमल ईटिंग ऑन फेशियल मैटर, ऐसे एनिमल जो अपने खुद के फेशियल मैटर खाते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अपने खुद के फेशियल मैटर या फिर अदर, यानी कि अदर एनिमल्स की भी खाए, यानी कि ऑन या फिर अदर्स फेशियल मैटर खाए। ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं कोप्रोफेगस। तो अच्छे से याद रखिएगा क्या कहा जाता है, कॉप्रोफेगस। तो कॉप्रोफेगस ऐसे प्रकार के प्राणी होते हैं जो कि खुद के और अदर एनिमल्स के फेशियल मैटर को ईट करते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बाइल ऑन द फैट। तो बाइल की जो एक्शन होती है फैट के ऊपर, कौन सा वर्ड अच्छे प्रकार से यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो दोस्तों बाइल हमने आपको अभी भी बताया था, बाइल जूस क्या करती है दोस्तों, फैट की तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर देता है, सिंपलर फैट में कन्वर्ट कर देता है बाइल। एंड इस प्रोसेस को क्या कहा गया था, इमल्सिफिकेशन कहा गया था ना। तो इसी प्रकार से हम इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे इमल्सिफाई से, यानी कि क्या करता है कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फैट में इमल्सिफाई करना, यानी कि ब्रेक डाउन। इमल्सिफाई क्या होता है दोस्तों, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी ड्यू टू, देखिए प्रोटीन की डाइजेशन क्यों जरूरत है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन की डाइजेशन क्यों जरूरी है ये आपको सवाल में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, प्रोटीन आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एज सच
ठीक है ना। तो प्रोटीन ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होती, ये भी सही बात है। अगला देखते हैं यहाँ पे, प्रोटीन आर लार्ज मॉलिक्यूल, जी हाँ ये भी सही है। प्रोटीन हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन के बारे में बात करें दोस्तों तो इनके अंदर में एक मोनोमर पाया जाता है, मोनोमर्स। कौन सा मोनोमर्स पाया जाता है दोस्तों, तो मोनोमर्स इनके पास पाया जाता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मोनोमर्स यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन बहुत ही बड़ी मॉलिक्यूल्स होती है दोस्तों, प्रोटीन की हम बात करें काफ़ी बड़ी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होती है। तो जो हम सबसे पहले बात करें स्टोमक में एचसीएल मीडियम जो होता है, सबसे पहले हमारा रिलीज होता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। ये HCl के प्रेजेंट में जाकर के क्या बना देता है, पेप्सिन बना देता है। एंड यही पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, ठीक है ना। पेप्सिन हो गई, ट्राइप्सिन हो गई, काइमोट्राइप्सिन हो गई, ये सारी की सारी क्या करते हैं दोस्तों, प्रोटीन्स को रहते हैं। तो प्रोटीन जब हम इंटेक करते हैं तो इसके हमारे पास प्रोटीन आ गया, ठीक है ना। और प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ पे पेप्सिनोजेन ने पेप्सिन तैयार कर दिया एसिडिक मीडियम में स्टोमक में रहने के दौरान। तो यहाँ पे अब आएगी पेप्सिन या फिर काइमोट्राइप्सिन भी आ सकती है, काइमो ट्राइप्सिन या फिर ट्राइप्सिन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मिलकर के क्या बना देगी, प्रोटीन को तोड़ करके बना देगा दोस्तों पेप्टोन्स में। एंड फिर यही पेप्टोन्स फर्दर डिवाइड करके दोस्तों बना देगा क्या, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कुछ एंजाइम्स इसमें अपने एक्टिव रोल प्ले करते हैं ताकि इनको आसानी से तोड़ पाए। तो देखिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारा चीज़ जहाँ पे देखिए प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जाहिर सी बात है प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है, अमीनो एसिड। तो यहाँ पे चारों का चारों जो ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन ई को यहाँ पे करेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, द रिमूवल ऑफ स्टोमक कॉज, स्टोमक की रिमूवल अगर जो कर दी जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अब देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सवाल हमारा बनते हैं। देखिए बात किया जाए तो स्टोमक की जो बात किया जाए हटाना, तो रिमूवल ऑफ स्टोमक दोस्तों इस प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। जैसे कि आपने वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में जाना होगा, इसी प्रकार से जो गैस्ट्रल ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टोमक की होती है, तो स्टोमक की रिमूव जब की जाएगी तो दोस्तों इसको गैस्ट्रेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है ना। गैस्ट्रेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ स्टोमक, ठीक है ना। स्टोमक की रिमूवल करवा दिया जाए तो गैस्ट्रेक्टोमी उसको कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे मेडिकल साइंस में बात किया जाए तो एक तरह का सिंड्रोम इसको कहा जाता है, जिसमें जब भी हम फूड खाते हैं तो फूड हमारे ईसोफेगस से आकर के यहाँ पे जो हमारे स्टोमक है, जे सेपरेट स्टोमक है, उसके बाद फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो फूड जो आती है यहाँ पे थोड़ी देर भी यहाँ पे नहीं ठहरती है स्टोमक में, सीधा चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, यानी कि स्टोमक जो रहता है यहाँ पे प्रॉपर प्रकार से काम नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों स्टोमक को हटा लिया जाता है क्योंकि स्टोमक यहाँ पे फंक्शन नहीं कर पा रहा है, फूड को यहाँ पे रोक करके HCl की मदद से यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाते, यानी कि फूड जो रहती है सीधा आती है स्टोमक से एंड स्टोमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, स्टोमक में नहीं रुक पाती है। तो इस कंडीशन को दोस्तों कहा जाता है डंपिंग सिंड्रोम, यानी कि डंप कर देती है फूड आती है यहाँ पे एंड यहाँ से सीधा स्टोमक जो रहती है क्या करती है, स्टोमक फूड को सीधा डंप कर देती है, अपने पास स्टोर करके नहीं रखती है। हमको पता है फूड जब भी आती है तो स्टोमक में आकर के थोड़ी देर स्टोर होती है, वहाँ पे पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में प्रोटीन की डाइजेशन होती है एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम भी वहाँ पे रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ इस कंडीशन में नहीं होती, स्टोमक को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है दोस्तों, रिमूव कर दिया जाता है एंड इसको कहा जाता है गैस्ट्रेक्टोमी एंड इसी कंडीशन को दोस्तों डंपिंग सिंड्रोम नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो स्टोमक जो रहती है क्विकली एम्प्टी कर देती है सारी फूड को, यानी कि यहाँ से जो फूड आ रही है फिर यहाँ से जो हमारे स्टोमक है, तो स्टोमक में फूड जो होती है आकर के रुकती नहीं, सीधा क्विकली एम्प्टी कर देती है स्टोमक को, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है डंपिंग सिंड्रोम। तो अगले सवाल यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज टू, बाइल का फंक्शन एक्चुअली है क्या दोस्तों। हमने बाइल की फंक्शन ऑलरेडी देख रहे हैं। बाइल क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फैट को कन्वर्ट कर देती है किस में, सिंपलर फैट में, यानी कि इमल्सिफिकेशन करवाती है। तो इमल्सिफाई फैट फॉर डाइजेशन, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमल्सिफाई फैट फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए फैट को इमल्सिफाई करना यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट। अगले सवाल यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 नंबर सवाल, फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टोमक, स्टोमक में जो HCl होती है उसका फंक्शन आखिर है क्या। तो यहाँ पे देखिए किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड, जी सही बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है दोस्तों, किल करती है। फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डिजॉल्व एंजाइम एंड यहाँ पे देखा जाए एक्टिवेट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। तो देखिए सबसे मेन फंक्शन जो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जर्म्स की किल, तो बात की जाए तो एमाइलेज, सैलिवरी ग्लैंड में एमाइलेज जो हमारा रहता है वो भी काफ़ी हद तक जर्म्स की किल कर देती है। लेकिन मेन फंक्शन यहाँ पे HCl का हमारा यही है दोस्तों कि जो पेप्सिनोजेन होती है हमारी, पेप्सिनोजेन जो होती है हमारी, इसको कन्वर्ट करता है दोस्तों पेप्सिन पे, कब, जब यहाँ पे एसिडिक मीडियम रहेगा, यानी कि HCl के प्रेजेंट में ही पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे इसका यही, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन।
तो देखिए आखिरी सवाल यहाँ पे हमारे आज की वीडियो के लिए आखिरी सवाल हमारा ये है, HCl इज सिक्रेटेड बाय। तो देखिए HCl जो हमारी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में, आखिर आती कहाँ से है, ये हम इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए इस सवाल में हमें ये समझना पड़ेगा, HCl जो होती है ये दोस्तों पेरिटल सेल से होती है। कहाँ से रिलीज होती है? पेरिटल सेल। पेरिटल सेल अच्छे से याद रखिएगा, पेरिटल सेल, ठीक है ना, पेरिटल सेल। एंड इसी को दोस्तों जाना जाता है ऑक्जेंटिक सेल के नाम से, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है ना, ऑक्जेंटिक सेल, यानी कि ऑप्शन बी ऑक्जेंटिक सेल से भी जाना है। HCl जो सिक्रेट होती है कहाँ से दोस्तों? पेरिटल सेल से, अच्छे से याद रखिएगा, पेरिटल सेल को ही ऑक्जेंटिक सेल नाम से जाना जाता है। तो हमारा HCl कहाँ से रिलीज होता है? ऑक्जेंटिक सेल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब के बगल में जो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा उसको आप ज्वाइन करके, हमारे मंथली मेंबरशिप 59 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, तो उसको आप ज्वाइन करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत सपोर्ट जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड इसी प्रकार के लेक्चर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैसेज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।